कहानी की शुरुआत में हमें रेडर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि डीमंस को मारते हैं और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए उनको हीरोज भी कहा जाता है। और रेडर्स का काम भले ही लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और फिर हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेरा मेन कैरेक्टर जेयून बोल रहा होता है, तुम चाहते हो मैं मॉन्स्टर का चारा बन जाऊँ। और उसके सामने जो लड़का होता है वो होता है जुंग वूमिन, और वो रेडर एजेंसी के लिए काम करता है। और वो बोलता है मैं आपके पास ये टास्क इसलिए लेके आया क्योंकि आपको पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और जेयून बोलता है कि आपके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझसे लो रैंक के लोग के पास भी काम है। और जुंगूमिन बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि आप एक मार्शल आर्ट क्लास के हैं। और जेयून सोच रहा था ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आजकल सिर्फ मेजिस की डिमांड है और मार्शल आर्ट को कोई कुछ नहीं समझता। क्योंकि किसी भी टास्क को मेजिस काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, वो भी बिना इंजर्ड हुए। वहीं मार्शल आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। काश 11 साल पहले मैं एक मेज बना होता, क्योंकि जब मैंने एप्टीट्यूड का टेस्ट कराया था तो मेरे पास मैजिक के अंदर 97% टैलेंट था। और देखा जाए तो आज की जो टॉप मेज है सियो मीना, उसके पास भी 92% टैलेंट ही है। और मेरे पास इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद मैंने मार्शल आर्ट को चुना। और उसका एक काफ़ी सिंपल रीज़न था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट की डिमांड थी और मेजेस को कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन अब टाइम बिल्कुल उल्टा हो चुका है, क्योंकि अब मार्शल आर्टिस्ट को कोई नहीं पूछता। और काश मैंने 11 साल पहले मेज क्लास को चुना होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 20 ईयर्स को पार कर चुका हूँ और अब मैं अपनी क्लास को चेंज नहीं कर सकता। और अब मैं सिर्फ डी रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बनकर रह गया हूँ, जिसके पास बिल्कुल भी काम नहीं है। और फिर जेयून वुमिन को उस काम के लिए हाँ कर देता है। और वुमिन बोलता है चलो ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, लेकिन आप बिल्कुल भी वहाँ पे लेट मत होना। और जेन बोलता है ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। और वुमिन बोलता है नहीं, मैं भी वहाँ पे आने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा था, और मैं आपसे वहाँ पे कल जरूर मिलूंगा। और फिर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और जेन वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे वुमिन आया क्यों नहीं। और सच में वुमिन एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। वो एक ए रैंक का मेज है, फिर भी वो एक रेडर एजेंसी के लिए काम करता है। और अगर वो चाहे तो वो कोई भी गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है और काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है। और अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं काफ़ी अच्छे गिल्ड के अंदर होता। और तभी जेयून के पास एक यूंगो नाम का बंदा आता है, जो कि बोलता है जेयून तुम भी यहीं पे हो। और जेयून बोलता है वैसे भी आजकल मार्शल आर्ट के पास कहाँ काम है, तो हम लोग को ऐसे काम करने पड़ते हैं। और यूंगो बोल रहा होता है आजकल के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्शल आर्ट कितना ज़्यादा ग्रेट है। और जेयून सोच रहा होता है अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भी इस मार्शल आर्ट को छोड़ देता। और जेयून डंजन के अंदर जाने से पहले अपनी मॉम की फोटो देखता है और अंदर की तरफ चला जाता है। और जेयून अंदर जाके मेजेस को गार्ड कर रहा होता है, और मेजेस उन डीमंस के ऊपर पीछे से अटैक कर रहे होते हैं। और काफ़ी देर फाइट करने के बाद में वो लोग एक जगह बैठ कर रेस्ट कर रहे होते हैं। और यूंगो जेन से बोलता है मुझे एक आइटम ड्रॉप मिला है, देखो कहीं तुम्हें भी मिला हो। और जेन अपने सिस्टम को चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसके सिस्टम में एरर आता है और उसको बताया जाता है कि एसिड का सिस्टम आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, इसीलिए आपको इस सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। और जेन सोच रहा होता है आखिर ये बोल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है कि लाइट को फॉलो करो। और उसको वहाँ पे पूरे डंजन के अंदर लाइट दिख रही होती है, और वो सोच रहा था मुझे इसी लाइट को फॉलो करना है। और जेयून यूंगो से भी पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा है। और यूंगो बोलता है नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और जेयून सोच रहा था लगता है ये लाइट सिर्फ मुझे दिख रही है। फिर जेयून उस लाइट के पीछे पीछे जाने लगता है, और फिर मैं कहानी सुनाना बताता है एसी सिस्टम वो सिस्टम है जिसने ह्यूमंस को डीमन से बचने की उम्मीद दी। और आज ही के दिन 20 साल पहले 2011 के अंदर एक डिजास्टर की शुरुआत हुई, और पैसिफिक ओशियन के अंदर एक बहुत बड़ा जाइंट ट्री बाहर निकला, जो कि था वर्ल्ड ट्री। और उसके निकलने के 9 दिन बाद ही डीमंस का पोर्टल खुलना चालू हो गया, और उस वक्त आधे से ज़्यादा ह्यूमन मारे गए। लेकिन तभी पहली बार ह्यूमंस ने अपने पावर को अवेक किया, और ऐसे ही एसी सिस्टम ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन बना। और हम देखते हैं जेन चलते चलते एक गेट के बाहर आ गया होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये एक ट्रेजर गेट है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को बहुत सारा ट्रेजर मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई हिडन आइटम मिल जाए। और तभी जेन गेट को खोलता है और अंदर जाके एक आइटम को उठाने लगता है, और तभी उसको बताया जाता है कि उसके सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया है। और जैसे ही उस आइटम को अपने हाथ में लेता है, उससे बताया जाता है कि ये ऑर्डिन की लॉस्ट आई है, और अगर आपके पास ऑर्डिन आई है तो आप किसी भी मैजिक को खत्म कर सकते हैं या फिर कास्ट कर सकते हैं। और ये इस पूरी दुनिया का इकलौता मिथिकल आइटम है, और एक बार ऑर्डिन आई किसी को मिल जाए तो किसी और को नहीं मिल सकती। और जैसे ही जीवन ऑर्डिन आई को अपने हाथ में लेता है, तो उसे बताया जाता है कि उसके पास एक स्किल ऐड हुई है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट कैलकुलेशन। और ये स्किल किसी मैजिक को कैलकुलेट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती है। और आपको एक ब्लैंक कार्ड भी दिया जाता है, जिससे आप किसी के मैजिक को कॉपी कर सकते हैं। और जीवन सोच रहा था ये तो काफी ज्यादा महंगे बिकेगा, क्योंकि जो एस रैंक के आइटम होते हैं वो भी काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, तो ये तो फिर भी मिथिकल आइटम है। और अब मेरी बेकार लाइफ खत्म होने वाली है, क्योंकि मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन के पास नोटिफिकेशन आती है कि आप ऑर्डिन साई को अपने लिए यूज करना चाहेंगे। तभी जेन बोलता है नहीं नहीं, मैं इसको खुद पे वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेचता तो मुझे काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। और फिर हम देखते वो वापस आ गया होता है लेट आने के लिए, वहाँ का लीडर उसको डांट रहा होता है। और जीन सोच रहा था मुझे काफी ज्यादा नॉर्मल रहना होगा, नहीं तो अगर यहाँ पे किसी को भी पता चला कि मेरा एक मिथिकल आइटम है तो वो मुझे मार देंगे। और तभी हम देखते वहाँ पे एक पॉइजनस फॉग फैल जाती है, जिसको इनहेल करते सारे लोग मरने लगते हैं। और तभी हम देखते जुंगो के चेस्ट के अंदर कोई शॉट घुसा देता है, और जीन सोच रहा था ये काम कोई मॉन्स्टर का नहीं है, इस काम को पक्का किसी असैसिन ने किया है। और हम देखते वो असैसिन कोई और नहीं बल्कि वुमिन होता है। और वुमिन बोलता है मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और तभी जीवन बोलता है क्या तूने ये सब मिटियोर गिल्ड को मारने के लिए किया है। और वुमिन बोलता है हाँ, मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला था
मुझे मीटियोर गिल्ड के सारे लोग को मारना है, क्योंकि ये मीटियोर गिल्ड वाले अपने आप से सबको छोटा समझते हैं। और जीन सोच रहा होता है मैं एक डी रैंक और ये एक ए रैंक, मैं इसको यहाँ पे कैसे भी नहीं ला सकता, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके ऊपर वूमिन अटैक कर देता है। वूमिन बोलता है मुझे यहाँ पे सिर्फ मीटियोर गिल्ड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, बल्कि मुझे यहाँ पे आपको ही मारना है। और उसने जेन पे अटैक करके उसको काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। और जेन सोच रहा होता है ऐसा कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है। तभी जेन को उसके फादर की याद आती है, जो कि उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और जेन उनसे बोलता है क्या मुझे यहाँ पे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे फादर ने दिया है। और वूमिन बोलता है तुमने ये चीज काफी जल्दी पकड़ ली। और तभी जेन वूमिन से पूछता है क्या 5 साल पहले मेरे फादर ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और वूमिन बोलता है सच में जेन तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुमने इतनी जल्दी इस बात को समझ लिया। और मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम और तुमको मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। सच में तुम्हारे फादर काफी ज्यादा क्रूअल है, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ और बोलना है। लेकिन तभी वो कुछ देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जेन के आसपास काफी ज्यादा मैजिकल पावर आने लगती है। देख के वूमिन सोच रहा होता है इसके पास की मैजिकल पावर बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है मुझे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर अपनी चेन से जेन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन हम देखते जेन जैसे अपनी आँख खोलता है तो उसकी एक आँख के अंदर ऑडिन की आई होती है, और उस आई की पावर से वूमिन का मैजिक एक झटके में खत्म हो जाता है। जेन को बताया जाता है कि ऑडिन की जो आई है वो अब आपको बिलोंग करती है, और साथ ही बताया जाता है कि आपके पास एक ब्लैंक कार्ड भी है। तो ये देख के वूमिन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हें तो मैजिक आता ही नहीं है ना, तो आखिर तुम्हारे पास इतनी मैजिकल पावर क्या कर रही है। और तभी जियोन बोलता है जुंग वूमिन मैं तुम्हें इतना पेनफुली मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जियोन अपने ब्लैंक कार्ड का यूज करते हुए वूमिन की ब्लिड चेन वाली स्किल को कॉपी कर लिया होता है। उसके आसपास काफी सारी चेन्स निकलने लगती है। ये देख के वूमिन बोलता है कि आखिर तुम मेरी स्किल को कैसे यूज कर पा रहे हो, और ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने में मुझे सालों लग गए, लेकिन तुम जो कि एक डी रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है वो इस स्किल को इतनी इजीली कैसे सीख सकता है। और मुझे नहीं पता कि तुम इतने हाई लेवल का मैजिक कैसे सीख गए, लेकिन तुम फिर भी मुझसे नहीं जीत सकते। और तभी जियोन उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है चलो ठीक है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और हम देखते हैं वूमिन जेयून के सारे अटैक को डॉच कर लेता है, और उसके बाद जेयून के ऊपर चेन से अटैक करता है। लेकिन जेयून अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन वाली स्किल को यूज करता है, जिससे वो चेन वापस से मुड़ के वूमिन की तरफ चली जाती है। ये देख के वूमिन अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल की वजह से वो चेन उस शील्ड को तोड़ देता है और सीधे जाके वूमिन से टकराता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं वूमिन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है, और जेयून वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, उसको मार देता है। लेकिन माना कम होने की वजह से वो भी वहाँ पे गिर जाता है और सोच रहा था मुझे एक मिथिक आइटम मिला, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मारा जा रहा हूँ। और डेथ एक ऐसा वर्ड है जो कि रेडर के लिए काफी ज्यादा स्कैरी होता है, लेकिन आज उस डेथ को मैं रियलिटी में फील कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी जीवन के बाद नोटिफिकेशन आती है, उसको बताया जाता है कि आपके लिए एक नए सिस्टम को डाउनलोड किया गया है। और फिर जीवन से पूछा जाता है कि आप नए सिस्टम को प्रोसीड करना चाहेंगे, और आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आप कौन से टाइम में वापस लौटना चाहते हैं। और ये सब जीवन को समझ में नहीं आ रहा होता, और वो बोलता है क्या इस तरीके से मैं जिंदा रह सकता हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी, लेकिन अगर मेरे पास एक भी मौका है तो मैं उसको करूंगा। और वो नए सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है, और जीवन को बताया जाता है कि आपका नया सिस्टम नॉर्नीर अब यूज में लिया जा रहा है। तभी उसके सामने कुछ ब्यूटीफुल सी लड़कियां आती हैं जो कि गॉडेसेस होती हैं, और वो उसे कुछ बोल रही होती हैं, लेकिन जीवन को भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और जीवन को बताया जाता है कि आपके पास एक पैसिव स्किल आई है जिसके अंदर सारे गॉड्स आपको ऑब्जर्व करेंगे, और साथ ही में आपके पास सुप्रीम गॉड की आई भी है, और इसीलिए आप हाई एसिड के एक बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और उसको बार बार यही बताया जा रहा होता है कि हाफ एसिड गॉड आपको देख रहे हैं। और तभी हम देखते जीवन की आंख खुलती है और वो अपने आसपास की जगह को देखने लगता है और बोलता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। जब वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसे बताया जाता है कि आपने जिस टाइम पीरियड को चुना था आप वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये सुन के जीवन काफी ज्यादा शॉक होता है और सोच रहा था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वो सारे लोग जो मेरी आंखों के सामने मारे गए थे उन सारे लोगों से मैं मिल सकता हूँ, क्या मैं सच में पास्ट के अंदर आ चुका हूँ। और तभी जीवन को उसकी मॉम सामने दिखती है और वो उनको जाके गले लगाता है, रोने लगता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अपने कमरे में बैठ के अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि वो 15 नवंबर 2020 को पहुंच चुका है और उसकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो सिर्फ 20% हील हुई है। और तभी जीवन के सामने एक सबक्वेस्ट आती है जिसके अंदर उसको बताया जाता है कि आप अभी अभी मरते मरते बचे हो, इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को ब्रेक लेकर रिकवर करना है। और अगर आप अपनी बॉडी की हेल्थ को 80% और रिकवर कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक ब्लैंक कार्ड मिलेगा। और जीवन सोच रहा था अगर ये सिस्टम सही बोल रहा है तो इसका मतलब मैं पक्का 11 साल पीछे आया हूँ और ये मेरी मिडिल स्कूल का 3rd ईयर है। और जीवन को बताया जाता है कि आपका सिस्टम अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब ये एसिड सिस्टम से नॉन सिस्टम हो चुका है। और जीवन सोच रहा होता है अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे अभी भी ये सपना लग रहा है, लेकिन अगर ये सच है तो मैं वो गलती वापस से रिपीट नहीं करूंगा। और फिर वो खाना खाने के लिए अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसकी मॉम उससे पूछती तुम आजकल काफी ज्यादा परेशान हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। और जीवन बोलता नहीं ऐसे कुछ खास बात नहीं है, बस मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था और मॉम मुझे आपको एक बात बतानी है। उसकी मॉम सोच रही होती है मुझे लगता है काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि ये माइल्स मिलिट्री एकेडमी में जाने वाला है, लेकिन अगर इसको वहाँ पे जाने का मन नहीं है तो ये रेगुलर स्कूल में भी जा सकता है। जीवन बोलता है मॉम मैं अपनी क्लास को चेंज करना चाहता हूँ और मैं मार्शल आर्ट में ना जाके मैजिक को चूज करूंगा। और उसकी मॉम सोच रही होती है जीवन शुरुआत से काफी होशियार रहा है और ये कब से बोल रहा था कि ये मार्शल आर्ट को ज्वाइन करेगा, लेकिन अगर अभी ये मैजिक को चूज करना चाहता है
तो इसका मतलब ये डिसीजन इसने सोच समझ के लिया होगा। और उसकी मॉम बोलती तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो और तुम्हें पैसे के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक तुम खुश हो मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और जियोन रोने लगता है, सोच रहा होता है मिन सियोंग हो जो कि मेरे फादर है और वो एक ए रैंक के रेडर है, अगर मुझे उनसे रिवेंज लेना है तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा। और फिर हम देखते हैं जियोन अपने रूम में बैठ कर ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी सिस्टम उसको बताता है कि आपने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक ब्लैंक कार्ड मिलता है। और जियोन बोलता है मुझे नहीं पता कि ये नॉर्निंग सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन अभी के लिए सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है। और जेन सोचता है मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मैं फ्यूचर चाहता हूँ इसलिए मुझे सारी प्रॉब्लम के बारे में पता है और डंजन में भी जाने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मेरी स्किल्स है जो कि सिर्फ एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिड चेन है, और उनको छोड़ के सिर्फ मेरे पास मार्शल आर्ट की स्किल है और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से मार्शल आर्ट को चूज करने वाला था। फिर जेन अपने स्टैट्स को चेक करने लगता है जहाँ पे उसकी सारी चीजें काफी ज्यादा कम होती है और जेन बोलता है जो मेरे स्टैट्स पास्ट में थे वही सेम वापस से हो चुके हैं। फिर जेन अपनी पैसिव स्किल और एक्टिव स्किल को चेक करने लगता है और वो बोलता है तो आखिर मेरी पैसिव स्किल अभी भी सेम क्यों है। फिर सिस्टम जीवन को बताता है क्योंकि आपके पास एक स्किल है जिसके अंदर गॉड आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए आपके रिटर्न होने से पहले जो पैसिव स्किल का लेवल था वो भी बिल्कुल सेम है। फिर वो उस पैसिव स्किल को चेक करने लगता है जिसके अंदर गॉड्स उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस स्किल का रैंक EX होता है जो कि SS प्लस रैंक से भी ऊपर होता है। और उसको बताया जाता है कि गॉड्स ब्लेसिंग की मदद से आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा रैपिड होगी, और साथ ही में उस स्किल के इफेक्ट के बारे में बताया जाता है इसकी मदद से आपकी स्किल उतनी ही रहेगी जितना आप रिटर्न होने से पहले थे, और जितनी बार आपका लेवल बढ़ेगा उतनी बार आपका स्टैट्स भी बढ़ेगा। और साथ ही में एसिर के ज्यादातर हाफ गॉड आपको देख रहे हैं और जीन सोच रहा आखिर कहने का मतलब क्या है, और मुझे लगता है मुझे एक बार सारी स्किल को देख लेना चाहिए। फिर वो सुप्रीम गॉड आई को देखता है और उसका रैंक भी EX होता है। ये स्किल आपको फॉल्स इल्यूजन के बारे में बताएगी और साथ ही में सच पता करने में हेल्प करेगी। और जेन बोलता है मुझे नहीं पता कि सुप्रीम गॉड आई क्या करती है, लेकिन ये जो ब्रिड चेन वाली स्किल है काफी ज्यादा अच्छी है। और जेन वापस अपने स्टैट्स को देखता है और बोलता है मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक मेज बनने वाला हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरे अटैक्स को अच्छी तरह यूज करना है तो मेरी एफिशिएंसी काफी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरी मैजिक स्टैट भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है वो है एंड्योरेंस। भले ही एंड्योरेंस का काम ना ही स्ट्रेंथ के अंदर और ना ही मैजिक में, लेकिन एंड्योरेंस ज्यादा होने से आप अपने अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाते हो। और मुझे लगता है अभी के लिए मैंने काफी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, बस मुझे अब एक नई स्किल की जरूरत है। और उसने ब्लैंक कार्ड अपने हाथ में ले लिया होता है और वो सोच रहा था मेरे पास पहले से ही ब्लिड चेन है तो मुझे एक हाई क्लास मैजिक स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना नहीं है कि मैं उसको यूज कर सकूं। अभी के लिए मुझे मेरी बॉडी को ठीक करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मुझे एक हीलिंग स्किल चाहिए। और भले इस टाइम के अंदर मेजिस को कचरा समझा जाता है, लेकिन एक हीलर की यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। भले ही वो हीलर एक रेडर ना भी हो तो भी, और अगर मेरे पास हीलिंग स्किल होगी तो सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक हीलर से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और मैं इस ब्लैंक कार्ड को किसी और को भी यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं है ब्लैंक कार्ड मुझे फ्यूचर में मिलेंगे भी या नहीं। और तभी उसको एक कॉल आता है जो कि किम योजिंग का होता है, और किम योजिंग उसकी बचपन की फ्रेंड होती है और सिर्फ वही रीजन है जिसकी वजह से वो माइल्स अकेडमी में जाके एक रेडर बन रहा है। लेकिन मेरे फ्यूचर के अंदर वो भी मारी गई थी, पर अब मैं उस फ्यूचर को चेंज करने वाला हूँ। क्योंकि जीएन ने उसको कॉल नहीं उठाता इसलिए उसने काफी सारे मैसेज किए होते हैं जिसमें उसने बोला था कि आज सेंटेस यू सियोंग्यून आने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ उनको देखने के लिए चलोगे। ये सुन के जीएन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है सेंटेस यू सियोंग्यून ये तो सेक्रीफाइस मैजिक को यूज करती हैं और मुझे इस चीज के लिए दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर यूजिंग को मैसेज करके वहां से निकल जाता है और फिर हमें एक रोल्स रॉयस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू सियोंग्यून उसको ड्राइवर बोल रहा होता है कि आपको एक सेमिनार लेने के लिए जाना है और उसके बाद एक बी रैंक की डंजन खुली आपको वहाँ पे भी जाना है और आपको वॉन्जू के अंदर फील्ड स्टेशन बेस को भी इंस्पेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको अमेरिका के लिए भी निकलना है। क्या आप सच में इस हालत के अंदर ये सब कर पाएंगी। वैसे भी डायरेक्ट आपकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। यू सियोंग्यून बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये है कि मैं थोड़ा थक चुकी हूँ। और तभी वो ड्राइवर बोलता है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जिस वजह से आपके बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि सैक्रिफाइस मैजिक आपकी बॉडी की लाइफ फोर्स को खाता है। और वो ड्राइवर सोच रहा होता है कि अगर कोई और बंदा हीलिंग स्किल को यूज कर पाता या फिर सैक्रिफाइस स्किल को भी यूज कर पाता तो हमारे डायरेक्टर को भी हील किया जा सकता था। और यू सियोंग्यून बोलती है सुंगजे ओपा आपने प्रॉमिस किया था कि आप इस बारे में बात नहीं करेंगे। हमें पता चलता है कि इसका नाम सुंगजे है और सुंगजे सोच रहा होता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी सेंटेस बहुत ही जल्दी वीक पड़ जाएंगी। और तभी हम देखते हैं जेयून यूजिंग के पास पहुंच गया होता है और यूजिंग उसको जल्दी लेके जाने लगती है। और तभी जेयून बोलता है तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया ना क्योंकि तुम्हें यहाँ भीड़ के अंदर गुम जाने का डर है। और तभी यूजिंग बोलती है तुम मेरे यहाँ पे मजाक मत उड़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी जेयून बोलता है एक ऐसी लड़की जो कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स के अंदर काफी अच्छी है उसके बावजूद भी वो डायरेक्शन भूल जाती है। और तभी यूजिंग काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि यहाँ पे यू सियोंग्यून आने वाली है। और जीवन मन में सोच रहा होता है वैसे ये बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही, अगर मैं कैसे भी करके यू सियोंग्यून के सैक्रिफाइस स्किल को कॉपी कर सकूं तो ये चीज मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और हम देखते वहाँ पे सारे लोग बैठ के यू सियोंग्यून का इंतजार कर रहे होते हैं और जीवन सोच रहा होता है यू सियोंग्यून जो कि लोटस गिल्ड की गिल्ड मास्टर है और ये एक टॉप ग्रेड की हीलर है, ना सिर्फ कोरिया में बल्कि ये वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा फेमस है। और इस एरा के अंदर यू सियोंग्यून ने सबको प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली 2 महीने बाद इटावोन के एक डंजन रेड के अंदर वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी और सिर्फ एक ही चीज है जो उनको हील कर सकती है वो है उनका खुद सैक्रिफाइस मैजिक।
फिर हम देखते हैं वहाँ पे यू सियोंग आ जाती है और वो बोलती है ये वर्ल्ड अभी बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है और क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं इसीलिए बहुत सारे लोग मारे गए और क्योंकि कुछ साल पहले कुछ रेडर अवेकन हुए इसीलिए अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने भी अवेकन किया है सिर्फ 20% लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि रेडर बनने के लायक है और क्योंकि डंजन के अंदर काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं इसीलिए वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट पे है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ये बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग को अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग हिम्मत रख के एक रेडर बनते हैं तो आप लोग इस वर्ल्ड को पहले जैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और इन सब के अंदर हमारा लोटस गिल्ड आके पूरी तरह से हेल्प करेगा। हम देखते यूजुन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है, बोलती है सियोंग यून यूनी सबसे अच्छी है और जेयून सोच रहा होता है इसने बिल्कुल सही कहा, जो भी अवेकन करता है वो सबसे पहले रेडर बनने की नहीं सोचता क्योंकि कोई भी आगे बढ़ के मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मैं भी इस आई को पहले बेचने वाला था ताकि मैं अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह से जी सकूं। तभी जेयून बोलता मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं ऐसे निकल रहा हूँ और यूजिन बोलते तो आखिर मेरा क्या होगा। जेयून बोलता लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें डायरेक्शन याद रहती है और यूजिन बोलते सच में तुम काफी ज्यादा कमीने हो। तभी जेन बोलता तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पे मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हारी मॉम को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो बस यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएंगी। और तभी यूजिन बोलती है तो तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं चलते, आखिर ऐसा क्या काम है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी जीवन जाते हुए बोलता है और हाँ मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गया कि मैंने अपनी क्लास को चेंज करके मैजिक कर दिया है, इसीलिए तुम्हें बाद में मुझे मैजिक सिखाना होगा। और तभी यूजिन बोलते क्या तुमने अपनी क्लास चेंज कर दी है और तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और हम देखते जीवन वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है और यूजिन बोलती है वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया। और तभी जीवन सियोंग यून की कार के पास पहुंच जाता है और तभी सुंगजे उसको रोक देता है और बोलता है हम अभी फैंस के गिफ्ट को नहीं ले सकते। और तभी जीवन बोलता है मैं यहाँ पे डायरेक्टर सियोंग यून से मिलने के लिए आया हूँ। और तभी सुंगजे बोलता है यहाँ पे एक लाइन है जिसे तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए और अगर तुम इनके फैन हो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम इनसे ऐसे नहीं मिल सकते। और तभी जीवन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये बात जानता हूँ कि डायरेक्टर सियोंग यून को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। और ये सुनकर सुंगजे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है आखिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि डायरेक्टर सियोंग यून बीमार है। और तभी जेयून बोलता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। और तभी सियोंग यून बोलती है सुंगजे ओपा प्लीज आप शांत हो जाइए और बच्चे जो तुमने अभी बोला क्या तुम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तभी जेयून बोलता है हाँ जरूर, मैं आपकी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। और सियोंग यून सोच रही होती है अगर ये बात झूठ है तो ये झूठ जल्दी पकड़ा जाएगा, पर ये लड़का जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है मुझे लगता है एक बार ट्राई करना चाहिए। और तभी सियोंग यून सुंगजे से पूछती है हमारे नेक्स्ट शेड्यूल के अंदर कितना टाइम बाकी है और सुंगजे बोलता है हमारे नेक्स्ट शेड्यूल में अभी 2 घंटा है। और तभी सियोंग यून बोलते तो मुझे लगता है हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे थोड़े लोग कम हो। तभी सियोंग यून और जेयून एक जगह पे आ जाते हैं और सियोंग यून बोलती है सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता चला। तभी जेयून बोलता है मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर एक बार मैंने आपको बता दिया तो मैं आपकी बीमारी का इलाज नहीं करूंगा। फिर सियोंग यून हंसने लगती है और बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो फिर तुम मुझे बताओ आखिर तुम किस तरीके से मेरी बीमारी का इलाज करने वाले हो। तभी जेयून बोलने लगता है अगर मैं आपको सही से बोलूँ तो मैं आपकी सेक्रीफाइस स्किल को कॉपी करने वाला हूँ। और ये सुनकर सियोंग यून काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सुंगजे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है मुझे लगता है हमें इस लड़के की बात और ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है कि सेक्रीफाइस किस लेवल की स्किल है, ये हमारे डायरेक्टर की एक यूनिक स्किल है, क्या तुम्हारे पास का फॉर्मूला है कॉपी करने का। फिर हमें यूनिक स्किल के बारे में बताया जाता है कैसी स्किल जिसका रैंक एस रैंक से भी ज्यादा होता है, और या फिर तो ये स्किल किसी एक बंदे को मिल सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा लकी हो, या फिर अगर उस फैमिली में किसी के पास ये स्किल हो तो फिर काफी ज्यादा चांसेस है कि वो यूनिक स्किल को यूज कर सकता है। हालांकि सारी स्किल्स को फॉर्मूला के हिसाब से कॉपी किया जा सकता है, लेकिन एक यूनिक स्किल को कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। तभी जेयून बोलता है प्लीज आप शांत हो जाइए, अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं। तभी सियोंग यून बोलती है सुंगजे ओपा प्लीज शांत हो जाइए, मुझे लगता है हमें एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। तभी सियोंग यून बोलती है तो तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम मेरी स्किल से मुझे ठीक कर सकते हो। और जेयून सोच रहा था अगर तुम्हें एक यूनिक स्किल की पेनल्टी से बचना है तो तुम्हें उसी लेवल की स्किल को यूज करना पड़ेगा। और सियोंग यून अभी तक खुद को इसलिए ठीक नहीं कर पाई क्योंकि उसकी स्किल से हायर अभी तक कोई स्किल ही नहीं है, कोई भी सेक्रीफाइस स्किल को खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकता। और सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि आप दूसरों को हील कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं सियोंग यून अपनी सेक्रीफाइस वाली स्किल को यूज करने लगती है और बोलती है चलो ठीक है तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम ये कर सकते हो। और हम देखते हैं जेयून भी अपने ब्लैंक कार्ड का यूज कर लेता है और उसको बताया था कि आपके पास एक नई स्किल आ चुकी है, आगे ब्लैंक कार्ड के अंदर सेक्रीफाइस को ऐड कर दिया गया है। और जेयून बोलता है लगता है तुम लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तो मुझे पहले तुम लोग को प्रूव करना होगा। फिर वो सेक्रीफाइस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और ये देख के सुंगजे और सियोंग यून काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी जेयून बोलता है तो क्या हम अपनी डील की बात कर सकते हैं। और तभी हमें सेक्रीफाइस स्किल के बारे में बताया जाता है उसकी रैंक यूनिक होती है और वो एक साथ में काफी सारे लोग को हील कर सकती है, और साथ ही में अगर इस स्किल को 100 मॉन्स्टर के ऊपर यूज करो तो ये अटैक स्किल की तरह भी काम कर सकती है। और क्योंकि इस स्किल को ब्लैंक कार्ड के हेल्प से कॉपी किया गया है इसीलिए इसके यूजर को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और सियोंग यून बोलती है आखिर तुमको हमारी गिल्ड से क्या चाहिए। और सियोंग यून सोच रही होती है ये मेरी बीमारी को हील कर सकता है, बस इतना काफी है, जो भी डील बोलेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। अगर मैं इसको कहीं से भी देखूँ तो ये मिडिल स्कूल का बच्चा है, तो आखिर ये लोटस गिल्ड की गिल्ड मास्टर के सामने एक डील कैसे रख सकता है।
सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी जियन बोलता है आपको मुझे स्पॉन्सर करना होगा। तभी सियोंगयन बोलते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूँ ताकि तुम एक रेडर बन सको। और तभी जियन बोलता है नहीं, मेरा सपना इससे काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी मुझे उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी टाइम है तो लोटस गिल्ड मुझे स्पॉन्सर करे। तभी सियोंगयन बोलती है अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है तो हमें तुम्हें स्पॉन्सर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल भी है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक कंडीशन रखना चाहती हूँ। तभी जियन सोच रहा था क्या एक कंडीशन, यहाँ पे उसकी बीमारी को कोई भी हील नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने कंडीशन रख रही है। सियोंगयन बोलती है मेरी जो बीमारी है वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और इससे लोटस गिल्ड का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ मुझे नहीं चाहते बल्कि तुम्हें पूरे लोटस गिल्ड का सपोर्ट चाहिए, तो बिना किसी बात के तुम्हें सपोर्ट करना क्या इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है? तो मुझे तुम बताओ आखिर लोटस गिल्ड तुम्हें बिना किसी रीजन के सपोर्ट क्यों करेगा? तभी जेन बोलता था आपके कहने के हिसाब से बिल्कुल अनफेयर होगा, है ना? चलो ठीक है, एक बार मैं आपकी कंडीशन सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। और जीवन सोच रहा होता है अगर मैं इनको क्योर नहीं करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इनका लॉस है, तो इसीलिए ये यहाँ पे कोई डिफिकल्ट कंडीशन नहीं रखेंगी। तभी सियोंगयन बोलती है क्या तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? तभी जीवन बोलता है क्या आप सीरियस हैं? तभी सियोंगयन बोलती है मैं मजाक नहीं करती, तुमसे इस बारे में पूछने का बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात ये कि तुम्हें भी बीमारी के बारे में पता था और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों को पता थी, इसका मतलब तुम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। और जीवन सोच रहा होता है मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ, लेकिन ये चीज मैं इसको नहीं बता सकता। फिर सियोंगयन बोलती है कि दूसरी बात ये तुमने मेरी स्किल को काफी अच्छे तरीके से कॉपी कर लिया, मैंने आज तक कहीं भी ये नहीं सुना था कि कोई यूनिक स्किल को कॉपी कर सकता है, और ना ही मैंने तुम जैसा बच्चा आज तक देखा था, और मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम कितनी स्किल को कॉपी कर सकते हो। और फिर जीवन बोलता है और थर्ड कंडीशन क्या है? और तभी हम देखते सियोंगयन एकदम जीवन के पास ले आती है और बोलती मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उसके बावजूद तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। एक ऐसा बच्चा जो कि लोटस गिल्ड के गिल्ड मास्टर के सामने भी बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। सच में इस बात से तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने रीजन काफी है कि मैं तुम्हें अपने गिल्ड के लिए रिक्रूट करूँ? और जीवन सोच रहा होता है फ्यूचर के अंदर जैसे सियोंगयन बीमार पड़ती है उसके कुछ दिनों बाद ही लोटस गिल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि फ्यूचर चेंज हो चुका है और ये अब पूरी तरह से ठीक है, तो ये चीज पक्का है कि लोटस गिल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। और फिर जेन बोलता है लेकिन एक महीने के लिए गिल्ड को ज्वाइन करना इलीगल है। और फिर सियोंगयन बोलती है क्या तुमने राइट ऑफ प्रायोरिटी नेगोशिएशन के बारे में सुना है? जीवन सोच रहा होता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। इसके अंदर कोई भी गिल्ड एक बच्चे को ऐसी प्रायोरिटी देता है जिसमें वो एक ट्रेनिंग को काफी सीधे ट्रेन करते हैं ताकि वो काफी अच्छा रीडर बन सके, और इस तरीके से वो किसी टैलेंट को काफी जल्दी अपने लिए रिक्रूट कर लेते हैं। लेकिन ये कॉन्टेक्ट सिर्फ और सिर्फ जीनियसेस के लिए होता है, और सच में बोलूँ तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे सामने भी ये वक्त आएगा। यहाँ तक कि लो रैंक के गिल्ड भी मुझे मना कर देते थे। सियोंगयन सोच रही होती है ये बच्चा अभी भी काफी ज्यादा क्यूट है और जिस तरीके से ये सोच रहा है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सियोंगयन बोलती है जैसे तुम अपना एड्रेस दोगे हम तुम्हें कॉन्टैक्ट को मेल कर देंगे, और ये काफी अच्छी डील है, तुम इसके बारे में ध्यान से सोच लो। तभी जेन बोलता है मुझे लगता है पहले मुझे आपको हील कर देना चाहिए। और जीवन सोच रहा होता है सच में ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे पहले इनको हील कर देना चाहिए, इसके बारे में मैं बाद में सोच लूंगा। और फिर जेन बोलता है तो फिर मैं हीलिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। सुंगजे सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैंने उसको सेक्रीफाइस यूज करते हुए खुद की आंखों से देखा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े हीलर्स या फिर डॉक्टर्स कोई भी इनको ठीक नहीं कर पाया। वैसे भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इतनी आसानी से हील किया जा सके। हम देखते जीवन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी को हील करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जीवन की एनर्जी सियोंगयन के अंदर जाती है तो उसको फील होने लगता है कि उसकी बॉडी हील हो रही है। और सुंगजे सोच रहा होता है कि सच में डायरेक्टर को हील कर सकता है। तभी वो काफी शॉक हो जाता है और झुकते हुए जेयून से माफी मांगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी जेन बोलता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी किसी बच्चे की बातों पे कौन भरोसा करता है। और तभी जेन को बताया जाता है कि आपने अपने टायलर की बीमारी को ठीक कर लिया है। फिर जेन बोलता है यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो आप एक बार मूव करने का ट्राई कीजिए। और तभी जब सियोंगयन फील करती है तो वो रोने लगती है और बोलती है मेरे सारे सिम्टम्स गायब हो चुके हैं। और वो बोलती है थैंक यू बच्चे, इनके इसको यूज करने के बदले में तुम्हें इसके लिए पेनल्टी नहीं लगेगी। और तभी जेन बोलने लगता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब भी टाइम आएगा तो आप मुझे हील कर देना। और सियोंगयन बोलती है हाँ तुम कभी मेरे पास आ सकते हो, और ये लो मेरा कार्ड, मैं तुम्हारे सारे कंडीशन को कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी, और तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। और जिस ऑफर के बारे में हमने अभी बात करी तुम उसके बारे में जरूर सोचना। और तभी जेन बोलता है वैसे मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन एक डंजन के सामने आया होता है, और वो डंजन एक लो रैंक की डंजन होती है जो कि लोटस गिल्ड के अंडर में आती है। और जेयून सोच रहा होता है मिल्स अकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जीनियस रहते हैं, और अगर मुझे उस जगह पे सर्वाइव करना है तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होना होगा और अपने लेवल को भी अप करना होगा। तभी सुंगजे बोलता है हमने तुम्हारे लिए काफ़ी सारे रिकवरी आइटम रखे हैं, और साथ ही में इस डंजन को क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स, और हमने काफ़ी सारे गिल्ड मेंबर से उनके स्पेयर इक्विपमेंट को बोरो किया है, तो वो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। और जीवन बोलता है आपके इतना सोचने के लिए थैंक यू। लेकिन तभी सुंगजे बोलता है भले ये एक ई रैंक डंजन है लेकिन फिर भी इसके अंदर अकेले जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी जेन बोलता है मुझे बस यहाँ पे लेवल अप करना है और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे किसी भी टीम की जरूरत नहीं। और तभी सुंगजे उसको एक क्रिस्टल देता है और बोलता है तो तुम प्लीज इस क्रिस्टल को अपने साथ लेके जाओ, ये एक वॉर्प स्टोन है, अगर तुम वहाँ पे कोई भी खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाओ तो तुम फटाफट इसको तोड़ देना और तुम बाहर की तरफ आ जाओगे।
प्लीज तुम इसको ले लो, तुम बस ये समझ लेना कि मैंने तुम्हारे साथ जो कल रूड बिहेवियर किया था ये उसके लिए अपॉलॉजी है, और साथ ही मैं तुमको काफी ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि तुमने हमारे डायरेक्टर को ठीक कर दिया। और जेन उसको थैंक यू बोल के अंदर एंटर कर जाता है और जेन मन में सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे फील कर रहा हूँ ये पक्का एक ई रैंक डंजन है। और जैसे ही जेन अंदर एंटर करता है तो जेन का सिस्टम उसको बताता है कि आप एक डंजन के अंदर एंटर कर रहे हैं। और जेन के अंदर एंटर करते उसको काफी सारे हाथ खींचने लगते हैं और उसको बताया था क्योंकि आप नॉन सिस्टम को फॉलो करते हो इसीलिए आपको एक अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और आप जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट हुए हो उसका नाम है हेलहैमर फील्ड ऑफ द डेड। फिर हमें सियोंगयुन की तरफ दिखाया था, वो सोच रही होती है कि अमिन जेन डंजन के अंदर ठीक होगा। और तभी उसको याद आ रहा होता है कि जेन उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो लोग किसी लो रैंक के डंजन में जेन को अकेले एंटर करने दे। और सियोंगयुन सोच रही होती है भले वो एक ई रैंक का डंजन है उसके बावजूद भी वहाँ पे अकेले जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भले उसके पास काफी ज्यादा टैलेंट है पर वो फिर भी एक बच्चा ही है और पता नहीं कि उसने डंजन में जाने के लिए अकेले बोला, पता नहीं आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सियोंगयुन की सेक्रेटरी हाना अंदर एंटर करती है और सियोंगयुन बोलती है मैंने जिस चीज़ के लिए तुम्हें रिक्वेस्ट की थी क्या तुमने वो कंप्लीट कर ली। और तभी हाना बोलती है हाँ आपने जो बोला था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ये रही मिन जेन की प्रोफाइल। और फिर सियोंगयुन उस फाइल को चेक करने लगती है और हाना सोच रही थी कि ये पहली बार है जब डायरेक्टर किसी के बारे में खुद से चेक करा रही है, तो ऐसे सच में बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा। और वो देखती है कि वो हमेशा से एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी तरह मैजिक को यूज करता है। और हाना के बिल्कुल सही है। और तभी हाना बोलती है अगर यहाँ प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई तो बाकी जो भी चीज के अंदर लिखी हुई है वो सब सच है। और फिर उसका मैजिक एप्टीट्यूड देखती है जो कि 97% होता है। और फिर सियोंगयुन संजय ओप्पा को कॉल करती है और बोलती है जैसे ही जेयुन डंजन से बाहर निकले फटाफट से मुझे कॉल करना क्योंकि मुझे उससे बहुत जल्दी मिलना है। संजय ओप्पा बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी सियोंगयुन बोलती है मैं उस बच्चे का टैलेंट खुद से देखना चाहती हूँ। और हम देखते हैं जेयुन अभी भी फील्ड ऑफ द डेड में गिर रहा होता है और जमीन पे लैंड होने के बाद काफी ज्यादा खांसने लगता है और बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक स्कल वाला मॉन्स्टर आता है जो कि उसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है। और जेन उस एरो को देख लेता है, उसको डॉज करने का ट्राई करता है लेकिन फिर उसके फेस पे कट लग जाता है और वो सोच रहा था क्या इस एरो के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था। सच में छुप के अटैक करने काफी बेकार बात है और वो अपनी सैक्रिफाइस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वो पहले वाला स्कल मॉन्स्टर वापस एक एरो को छोड़ देता है लेकिन इस बार जेन एरो को पकड़ लेता है और तोड़ देता है और बोलता है अब मैं भी अटैक करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है जेयुन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की, अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें मार डालूंगी। और पता नहीं क्यों वो इंसान मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उसने अचानक से मुझसे बोला कि वो मेरे साथ सेमिनार में चलेगा और बचपन से वो हमेशा मुझे घर छोड़ते आया है और पता नहीं क्यों आज उसने मेरे को अकेला छोड़ दिया। और साथ ही में अचानक से वो मैजिक क्लास के अंदर भी आ रहा है। वो हमेशा से यही बोलता था कि वो मार्शल आर्ट क्लास को ज्वाइन करेगा तो इसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी करी लेकिन अब जब मौका आया तो उसने अपनी क्लास को चेंज कर दिया। लेकिन जो भी है उसने ये सोच समझ के किया होगा क्योंकि जेयुन कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करता है, यहाँ तक अगर उसे खाना भी ऑर्डर करना हो तो उसमें भी कम से कम 10 मिनट सोचता है। पता नहीं क्यों रातों रात वो एकदम अलग इंसान बन गया है। और फिर वो जेयुन को मैसेज कर देती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ा, तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर हमें जेयुन की तरफ दिखाया जाता है, वो सोच रहा था अचानक यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर क्यों आ गए। यहाँ पे 4 रेथ मॉन्स्टर है और एक स्कल आर्चर, साथ ही में एक अनडेड स्वॉर्ड्समैन। और ऐसा लग रहा है ये सब लोग पार्टी बना के काम कर रहे हैं और मुझे इन लोग को यहाँ पे अकेले हराना है। लेकिन कम से कम मेरे पास लोटस ग्रिड का एंटी लेवल स्टाफ तो है जिससे मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूँ। और फिर उसको यूज करने लगता है। तभी कहानी सुनाना बताता है जेयुन जिस डंजन के अंदर है उसका नाम है हेलहिमीर और वो एक डेड्स का वर्ल्ड है जहाँ की रूलर है लोकी की बेटी हेल। ये नॉर्स मैथोलॉजी की 9 वर्ल्ड में से एक है और अगर मिडगार्ड और एसगार्ड को छोड़ दिया जाए तो ये डंजन 7 वर्ल्ड के बाद बनाया गया था। और फिर हमें सारे वर्ल्ड्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आता है वर्ल्ड ऑफ फॉग एंड फ्रॉस्ट जिसका नाम है नीलफिमीर। फिर आता है वर्ल्ड ऑफ फ्लेम्स मुस्पेलहिमीर। और फिर आता है जाइंट्स का वर्ल्ड जोटुनहिमीर। और फिर आता है एल्व्स का वर्ल्ड जिसका नाम है एल्फहिमीर। और जहाँ डार्क एल्व्स रहते हैं उन्हें बोलते हैं स्वेटलहिमीर और वेनेगॉड्स की जगह को वेनेहिमीर बोलते हैं। और लास्ट में जो जगह आती है वो सबसे ज़्यादा ठंडी है और जिसको वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस ही बोला जाता है जिसका नाम है नीलफिमीर। और उसी के अंदर एक बड़ा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है हेलहिमीर जहाँ पे हमारा हीरो जेयुन है। और बिगिनर्स के लिए हेलहिमीर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है। और वहीं पे जेयुन सोच रहा होता है अगर ये हेलहिमीर है तो मेरी नई पावर्स को टेस्ट करने के लिए ये जगह मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। और हाँ मैं मानता हूँ कि सैक्रिफाइस एक हीलिंग स्किल है लेकिन जब उसको एक अनडेड के खिलाफ यूज किया जाए तो काफी खतरनाक अटैकिंग स्किल बन जाती है। लेकिन मैं वैसे अटैक के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो सकता। हम देखते वो अनडेड पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसको 70 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और फिर उसके ऊपर एक और रेथ अटैक करता है लेकिन वो उसको भी अपनी चेंज की वजह से मार देता है। और जेयुन बोलता है एक मेज के तौर पे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके बाद 140 एक्सपीरियंस पॉइंट हो जाते हैं। तभी वो आगे बढ़ते हुए स्केलेटन सोल्जर पे अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी स्टिक टूट जाती है। लेकिन फिर भी उस स्केलेटन सोल्जर को हराने की वजह से उसको 50 पॉइंट मिलते हैं। और जेयुन सोच रहा होता है लगता है जैसे मैं स्टाफ को यूज कर रहा था, मेजेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। लेकिन मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे और डेवलप करना है। और फिर वो अपनी सेक्रीफाइस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है
सिस्टम बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे अनडेड की पहचान कर रहे हैं, और तभी उसकी सेक्रीफाइस स्किल अटैकिंग स्किल में चेंज हो जाती है और सीधे उस अनडेड स्वॉर्ड्समैन पे अटैक करती है, जिसकी वजह से वो अनडेड मारा जाता है और जीन को 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और फिर वो एक और रेथ मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसको 70 पॉइंट और मिलते हैं। और इतनी देर फाइट करने के बाद जीन का लेवल 1 से बढ़ जाता है और फिर जीन की बॉडी वापस से हील होने लगती है। जीन बोलता है यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजर है, अगर बस मुझे लेवल अप नहीं करना होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता। और ये जो सेक्रीफाइस स्किल है, भले ये स्किल एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर मेज कैसे काम करते हैं तो इसीलिए मैं इसका परफेक्ट यूज नहीं कर पा रहा। और फिर जीएन बोलता है लेकिन उसने तो बोला था ये एक ई रैंक डंजन है, तो आखिर ये डंजन के मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? क्या उन लोगों ने मेरे को किसी और डंजन में ट्रांसफर कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा करेंगे, ये पक्का मेरे नए सिस्टम की वजह से हो रहा है। क्या मुझे वार्पस्टोन का यूज करते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए? लेकिन तभी उसको कुछ फील होने लगता है, बोलता है लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएचर आने वाला है। और तभी उसको सांस आना ही बंद हो जाती है और जीएन बोलता है अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं पक्का यहाँ से मारा जाऊंगा। और तभी जीएन को एक शैडो दिखती है और जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसके सामने डंजन का बॉस नाइट शेड अपीयर हुआ होता है। और तभी सिस्टम जीएन को बताता है यूजर और डंजन बॉस के लेवल का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए सिस्टम वार्निंग देता है कि यूजर को यहाँ से फटाफट भाग जाना चाहिए। तभी जीएन सोचता है हाँ मैं इस मॉन्स्टर को फेस नहीं कर सकता, लेकिन जैसे वो वार्प स्टोन को निकालता है तभी नाइट शेड उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वार्प स्टोन उसके हाथ से गिर जाता है। नाइट शेड के अटैक की वजह से जीएन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और जीएन को बताया था कि उसकी एचपी काफी ज्यादा लो हो चुकी है, उसको कोई भी हीलिंग आइटम को जल्दी से जल्दी यूज करना होगा। और तभी वो नाइट शेड जीएन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जीएन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है लगता है मेरा यहाँ पे एंड होने वाला है, क्योंकि मैं इस अटैक से नहीं बच सकता। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो वो मॉन्स्टर अपने आप रुक गया होता है और वहाँ पे एक लड़की आई होती है जो कि बोलती है नहीं, तुम्हारा मरना यहाँ पे अलाउड नहीं है, तुम एक ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हो जिसको यहाँ पे मैंने बुलाया है, वो जो कि ओपोनेंट बनने के लिए पैदा हुआ है। और जीन सोच रहा होता आखिर लड़की है कौन, और उससे पूछता है कि ये सब तुमने किया है। तभी वो लड़की बोलने लगती है मैंने तो ये सोचा था कि तुम इसको यहाँ पे मार दोगे, लेकिन तुम तो अभी भी एक बच्चे हो, तुम्हारी बॉडी तो ठीक ठाक है और तुम्हारे पास माना भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये एसिड गॉड को फेस करने के लिए काफी नहीं है। और आखिर लोकी ने तुम्हें एसिड गॉड का ओपोनेंट बनने के लिए क्यों चुना? और जीन सोच रहा था लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। लेकिन तभी वो लड़की अपने नाखून से जीन के गले पे कट लगाती है और जीन सोच रहा था लगता है मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे अभी अपने फादर से रिवेंज भी लेना है और इस वर्ल्ड के अंदर एक सक्सेसफुल मेज बनना है। अगर मैं यहाँ पे मारा गया तो मेरे सारे प्लान खराब हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके बचना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। और तभी वो लड़की बोलने लगती है हालांकि तुम्हारी आंखों में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो और जो एंड है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तुम्हें भी काफी तेजी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अगर तुम यहाँ पे हारे और हमारे साथ वापिस से वो सब हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी, लेकिन तुम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी पावरफुल होना होगा और यहाँ पे आके डंजन के बॉस को हराना होगा, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक काफी अच्छा गिफ्ट देने वाली हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे बोला तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और तभी सिस्टम जीएन को बताता है कि आपकी फर्स्ट मेन क्वेस्ट आ चुकी है, जो कि है हेल्स के ट्रायल को कम्प्लीट करना। और हमें पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लोकी की बेटी हेल है। और हेल बोलती है तुम्हें इसको 2 महीने के अंदर डिफीट करना होगा, और ये चीज मत भूलना अगर 2 महीने के अंदर मैंने तुम्हारे अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखी तो तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। तो तुम्हारी वर्क के अंदर मैं सक्सेस की उम्मीद करती हूँ। वो बच्चे जिसको नॉर्नी ने चुना है। और तभी उसको वापस से वो गॉडेसेस दिखाई देती है, लेकिन अचानक से जीवन की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो डंजन के एंट्रेंस पे है। जब वो खुद को देखता है तो उसकी बॉडी पे कहीं भी इंजरी नहीं होती और वो बोलता है लगता है वो मुझे हील कर रही थी, लेकिन आखिर वो लेडी थी कौन? और जब वो अपने सिस्टम को चेक करता है तो उसके सामने वही मेन क्वेस्ट आती है जो कि उसे हेल ने दी थी। अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसकी पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ डेथ है। और जीवन सोचता था इसका मतलब ये सब ड्रीम नहीं था, बल्कि मैं जिससे अभी मिला वो हेल हिमेर की रूलर थी जिसका नाम है हेल। इसका मतलब मैं एक गॉडेस से मिला और उसने मुझे बोला कि मैं एसिड गॉड का ओपोनेंट हूँ। और ये सेम चीज मैं पहले भी सुन चुका हूँ। हाँ, ये मैंने तब सुना था जब मुझे ये नॉर्नी सिस्टम मिला था। और यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं पास्ट के अंदर रिटर्न कैसे हो गया, और आखिर हेल मुझे किसका ओपोनेंट बता रही थी, और आखिर उसको मुझसे चाहिए क्या। बस मेरे माइंड के अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग बनना छोड़ दिया तो वो गॉडेस हेल मुझे मार डालेगी। और उस नाइट शेड को सिर्फ 2 महीने में डिफीट करना ये टास्क इतना भी ज्यादा इजी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये मेरा गोल है तो मुझे ये करना ही होगा। लेकिन अभी चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ है क्योंकि मुझे मैजिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे किसी भी टाइप का लो रैंक का मैजिक भी नहीं आता। तो अगर मुझे इससे आगे बढ़ना है तो मुझे वापस से बेसिक से स्टार्ट करना होगा। और जब जीवन अपना फोन चेक करता है तो उसको सुंगजे का मैसेज आया होता है जिसने उससे बोला था कि सियोंगजन तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम्हारे लिए कल का टाइम ठीक रहेगा? और हाँ, तुम अपना डिसीजन चेक करके आना क्योंकि उन्होंने जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था वो उसके बारे में भी जानना चाहती हैं। तभी जीवन बोलता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। सुंगजे को मैसेज करता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफी अच्छी तरह से सोच रहा हूँ, लेकिन बस तुमको मेरे लिए एक और फेवर करना होगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था लोटस गिल्ड का, और जीवन सोच रहा था पक्का इन लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि इन लोगों ने मेरे अवेकन टैलेंट को देख लिया होगा जो कि इन सब में सबसे ज्यादा 97% है।
और मेरे जैसे टैलेंट को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, भले ही पूरे वर्ल्ड के अंदर ढूंढ ले। और सच में इतने ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद मैंने मार्शल आर्ट क्यों चुनी? सच में मैं बहुत बड़ा गधा था, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। मेरे आसपास के जितने भी लोग थे वो सब लोग हमेशा मार्शल आर्ट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते थे और मेजेस को हमेशा कचरा समझते थे, तो इसीलिए मैंने उस टाइम मार्शल आर्ट को चुना। तभी हम देखते वहाँ पे सियोंग यून होती है और वो बोलती है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से वेट करी थी। तभी जियोन भी बोलता है, तो आखिरकार सियोंग यून हम वापस से मिल गए। और सियोंग यून बोलते हैं, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन कैसे लगी? जियोन बोलता है, वो कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और जियोन फिर उस कंडीशन के बारे में बताने लगता है, वो लोग मुझे लोटस गिल्ड से बी रैंक के आइटम सप्लाई करेंगे और मैं जितने चाहे उतने आइटम ले सकता हूँ, और अगर मैं उन आइटम को तोड़ भी देता हूँ तो भी मुझे पे करने की जरूरत नहीं। और डंजन के अंदर किसी भी रेट में जाने पे मुझे 8:2 का प्रॉफिट मिलेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा रेट के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और अगर मैं ऐसे कंडीशन की बात करूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ए रैंक या फिर उससे ऊपर को मिलना चाहिए। और तभी जियोन बोलता है, मैंने सुंगजे को पहले ही बोल दिया था कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बस यहाँ पे एक और कंडीशन है। और तभी सियोंग यून बोलती है, चलो ठीक है, तो फिर तुम अपनी कंडीशन बताओ। और तभी जियोन बोलता है, मुझे लगता है आपने मेरी प्रोफाइल को पढ़ लिया होगा। मुझे मार्शल आर्ट से मेज को चुने हुए मुश्किल से 1 मंथ भी नहीं हुआ, इसीलिए मुझे मैजिक को यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए मेरी कंडीशन ये है कि सियोंग यून तुम मुझे पर्सनली मैजिक सिखाओ। और जियोन सोच रहा था, अगर मुझे किसी मैजिक सीखना है तो क्यों ना मैं किसी ऐसे सीखूं जो कि मुझे परफेक्टली सिखा सके। और सुंगजे सोच रहा होता है, पहले जब मैं इस लड़के से मिला था तो मुझे लगा था ये बेवकूफ़ है, लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और ये हमारी गिल्ड मास्टर से सीखना चाहता है, जो कि वर्ल्ड के कुछ एस क्लास हंटर में से एक है। और तभी जियोन बोलता है, अगर आप मेरी इस बात को मान जाती हो तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दूंगा। और तभी सियोंग यून बोलती है, तुम्हारी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे मैं तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और जियोन भी बोलता है, मुझे आपके साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी सियोंग यून बोलती है, हाँ मैं भी सेम फील करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे टैलेंट को पहले चेक करूँ। और जियोन सोच रहा था, मुझे भी यही लगा था कि लोटस गिल्ड पक्का मेरे टैलेंट को चेक करेगा। और तभी जियोन बोलता है, इसका मतलब आप मेरी एबिलिटी को चेक करना चाहती हैं, तो फिर बताइए मुझे क्या करना होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल अपीयर होता है और सियोंग यून बोलती है, तुम्हें इस माना क्यूब के अंदर जाना होगा और तुम्हारे टैलेंट को चेक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वैसे भी तुम जैसे एक टैलेंट इसको काफी इजीली एंडोर कर सकता है। और जियोन मन में सोच रहा होता है, एक माना क्यूब को बी रैंक या फिर उससे ऊपर वाले के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये इस माना क्यूब को ऐसे इंसान में यूज कर रही हैं जिसके पास मैजिक का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और इस माना क्यूब को अभी तक सिर्फ 7% मैजिक यूजर अभी तक एंडोर कर पाए हैं। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? और तभी जियोन बोलता है, लगता है आप लोग मुझे ज्वाइन कराने से काफी ज्यादा डर रहे हो। और तभी सियोंग यून बोलती है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे फेल भी हो जाते हो तो भी लोटस गिल्ड को तुमको स्पॉन्सर होने में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन चेंज होगा। मैं तुम्हें इस बात की पूरी गारंटी देती हूँ। और जियोन सोच रहा होता है, मुझे इसके अंदर जाना ही होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे मेरे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फेल भी हुआ था तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तभी सियोंग यून बोलती है, सुंगजे ओप्पा फटाफट से इसको चालू कीजिए। और तभी सुंगजे बोलते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? यहाँ तक कि अभी के मेज रेडर्स को भी इसको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये तो एक बच्चा, आखिर ये इसको कंप्लीट कैसे करेगा? और तभी सियोंग यून बोलती है, लेकिन आपके सामने जो बच्चा दिख रहा है क्या वो एकदम नॉर्मल है? मुझे लगता है इसको चेक करना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और तभी सुंगजे ऊपर जाके उस माना क्यूब को स्टार्ट कर देते हैं। और जियोन मन में सोच रहा होता है, मैंने इस माना क्यूब के बारे में सुना था, लेकिन मैं आज पहली बार इसको फील कर पा रहा हूँ। और तभी सियोंग यून बोलती है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, मैं तुमको यहाँ पे गुड लक विश करती हूँ। और तभी जियोन अंदर की तरफ एंटर कर जाता है और सुंगजे बोलता है, मैं उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, पता नहीं वहाँ अंदर क्या होगा, क्योंकि भले ही वो अभी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो पर वो फिर भी एक बच्चा है। और तभी सियोंग यून बोलते हैं, मुझे पक्का भरोसा है वो कर लेगा। और तभी सुंगजे बोलता है कि ये सब करने के पीछे कोई रीज़न है? और तभी सियोंग यून बोलती है, मैं बस ये चेक करना चाहती हूँ कि आखिर इस बच्चे को यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। और हम देखते हैं जियोन अंदर की तरफ चला गया होता है और वो बोलता है, ये तो बिल्कुल माना से बना हुआ समुद्र लग रहा है और मैं यहाँ पे काफ़ी इजीली सांस ले पा रहा हूँ। और ये सब इसीलिए क्योंकि यहाँ पे माना का यूज़ हो रहा है और मैं जब तक यहाँ माना का यूज़ करूँगा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक माना का यूज़ नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और जहाँ तक मुझे इस माना क्यूब के बारे में याद है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है, इसीलिए मुझे उस डोर को ढूंढना होगा जो कि बाहर के डोर से कनेक्ट करता है। और फिर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और चेक करता है कि आखिर कहाँ पे माना की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हुआ, और क्या ये कोई क्रिस्टल है? और इसका मैजिक पावर तो काफी ज्यादा है और ऐसा लग रहा है कि समुद्र का पूरा माना यहीं से आ रहा है। और तभी बाहर सुंगजे बोलता है, मतलब आपको पूरा भरोसा है कि जियोन यहाँ से बाहर आएगा? और सियोंग यून बोलती है, हाँ मुझे पूरा भरोसा है। और सुंगजे सोच रहा होता है, लेकिन आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे है? पर अगर देखा जाए अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इतनी देर में बच्चे ने जो कर दिखाया है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और तभी वो पूछता है, तो आपको क्या लगता है वो कितना टाइम लेगा? और तभी सियोंग यून बोलती है, मुझे लगता है लगभग उसको 40 मिनट्स लगेंगे, और अगर वो ऐसा कर लेता है वो इस नेशन का सबसे तेज बाहर निकलने वाला बन जाएगा। और तभी सुंगजे बोलता है, मुझे भी लगता है इन्हीं दोनों चीज़ में से एक होगा, या फिर तो वो बच्चा एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और या फिर वो उस क्यूब से बाहर ही निकल पाएगा। और तभी सियोंग यून बोलती है, हाँ मुझे भी ये लगता है, लेकिन मुझे इस बात का जरूर भरोसा है
कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते सियोंग्युन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है सुंगजे वो एक बार उस तरफ देखिए। और जब सुंगजे उस तरफ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस क्यूब के ऊपर अब क्रैक पड़ रहे होते हैं। और ये देख के सुंगजे बोलता है इसका मतलब जेयून यहाँ से बाहर निकलने वाला है। और जैसे वो फोन निकाल के टाइम चेक करता है तो अभी तक सिर्फ 10 मिनट हुए होते हैं और वो बोलता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्रैक पड़ने लगा, तो आखिर जेयून अंदर कर क्या रहा है। और तभी हमें माना क्यूब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जेयून बोलता है पक्का से ये क्रिस्टल इस पूरे माना क्यूब का सोर्स है और अगर मैं इस क्रिस्टल को तोड़ देता हूँ तो मैं पक्का यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। और वो अपने हाथ में लेके उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे वो पूरे क्यूब के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। और जेयून के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया था कि उसको एक पैसिव स्किल मिली है जिसका नाम है क्रिस्टल ऑफ माना ऑपरेशन। तभी वो क्यूब पूरी तरह से टूट जाता है। ये देख के सियोंग्युन और सुंगजे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सुंगजे वहाँ पे सोच रहा होता है अगर मेज रीडर की बात करी जाए तो सिर्फ 7% लोग इस क्यूब से बाहर निकल पाते हैं। उनमें सिर्फ जो एवरेज होते हैं उनको 3 घंटा लग जाता है और जो बी रैंक है उससे ऊपर के होते हैं उनको 2 घंटे लग जाते हैं। और अगर वो बंदा ए रैंक है तो उसको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ तक कि एस रैंक को भी 30 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है। और यहाँ तक कि जिसने अभी तक सबसे कम टाइम में इस क्यूब से बाहर निकली है यूरोपियन यूनियन की कैमिलिया, वो एक बहुत ही जीनियस मेज है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है। वो सिर्फ 36 मिनट के अंदर क्यूब से बाहर निकल गई थी और जेयू ने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैमिलिया से पूरे 26 मिनट तेज क्यूब से बाहर निकला है। और तभी सुंगजे जेयून के पास जाता है और बोलता है जेयून तुम सच में कमाल के हो, तुमने सिर्फ 10 मिनट के अंदर माना क्यूब से बाहर निकल गए। तभी सियोंग्युन बोलती है मिन जेयून आखिर तुम इस क्यूब से बाहर कैसे निकले। और तभी जेयून बोलता है अच्छा वो मुझे वहाँ पे माना क्यूब के अंदर एक क्रिस्टल मिला था तो मैंने उस क्रिस्टल को तोड़ दिया। और तभी सियोंग्युन जेयून का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुमने उस क्रिस्टल को तोड़ दिया। और वो मन में सोच रही होती है कि वो जो क्रिस्टल होता है वो पूरे माना क्यूब को मैजिक प्रोवाइड करता है। और अगर एक रेगुलर अवेकनिंग की बात करी जाए तो वो ना तो उस क्रिस्टल को ढूंढ सकता है और ना ही उसको तोड़ सकता है। लेकिन अगर उसने उस क्रिस्टल को तोड़ दिया है इसका मतलब इस बच्चे का माना वेसल उस क्यूब से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी सियोंग्युन बोलने लगती है मिन जेयून मैं लोटस गिल्ड और मेरी कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मैच बना के रहूंगी और क्या तुम इस चीज के लिए रेडी हो। फिर हमें जेयून के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम और यूजिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उनके घर के आगे आके रोल्स रॉयस रुकती है जिसके अंदर से जेयून बाहर निकलता है। और यूजिन बोलती है वो तो काफी ज्यादा महंगी कार है, आखिर जेयून उसके अंदर क्या कर रहा है। फिर हमें जेयून के रूम का सीन दिखाया जाता है। यूजिन उससे बोलती है तो तुम मैजिक क्लास के अंदर ट्रांसफर हो रहे हो क्योंकि मार्शल आर्ट तुम्हें बिल्कुल भी फिट नहीं होती। और जेयून बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने डॉक्यूमेंट फिल कर दिए हैं और वैसे मैं मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और तभी यूजिन बोलती है लेकिन कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारा कहना था कि मैजिक के अंदर कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट ही फ्यूचर है, तो अब क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम मैजिक के अंदर आ रहे हो। और तभी यूजिन बोलती है लेकिन क्या तुम्हारे लिए मैजिक क्लास ठीक रहेगी क्योंकि वो इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। और तभी जेयून बोलता है मुझे लगता है अपन को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स वापस से बाहर गए हैं। तभी यूजिन बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे आके सो जाऊँ। और तभी जेयून बोलता है आखिर तुम ऐसी जगह पे क्यों आती हो जबकि तुम्हारा घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। और फिर जेयून हमें बताने लगता है कि यूजिन बहुत ही रिच फैमिली से आती है, इसके पेरेंट्स की इकलौती बेटी है और इसके जो पेरेंट्स है वो डीमंस के प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं, इसीलिए उनको हर बार अलग अलग कंट्री जाना पड़ता है जिस वजह से यूजिन हमेशा घर पे अकेली रह जाती है। और इसके पेरेंट्स और मेरी मॉम काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो लोग हर बार यूजिन को मेरे घर पे छोड़ जाते हैं। फिर जेयून बोलता है मैं मैजिक क्लास के अंदर आ चुका हूँ तो तुम्हें मुझे मैजिक थ्योरी के बारे में बताना चाहिए। और तभी यूजिन बोलती है आखिर मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं, तुम मुझे रिटर्न में क्या दोगे। तभी जेयून बोलता है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और फिर यूजिन बोलती है तुम्हें मेरी एक विश को कंप्लीट करना होगा। तभी जेयून बोलता है लेकिन ये विश सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, अगर उसके बाद तुमने कोई भी विश मांगी तो उसे मैं बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करने वाला। और यूजिन बोलती है सच में तुम काफी ज्यादा कंजूस हो। जेयून सोच रहा होता है 1 साल के अंदर तो पक्का भूल जाएगी। और तभी जेयून यूजिन का मजाक उड़ाने लगता है तो यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा होती है, बोलती है हाँ मुझे याद आया तुम मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के आ गए थे, इस बार तो पक्का मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो उसको पिलो से मारने लगती है। और जेयून सोच रहे थे मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है लेकिन फिर भी ये फीलिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है। फिर हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे कौवे होते हैं और वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम था मिन सियोंग जो कि मिन जेयून का फादर होता है। और उसने एक जायंट स्नेक के साथ वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रखा होता है। और तभी उसके पीछे एक और रेडर आता है, बोलता है रेडर मिन सियोंग अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो ये रेड हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ ये रेड का पता ही नहीं चला। और मिन सियोंग बोलता है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। और तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम प्लीज हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लोगे। और तभी मिन जियोंग बोलता है लेकिन मुझे किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना। और तभी वो बंदा बोलता है प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे स्कारलेट गिल्ड तुम्हारे लिए वो करेगा। और तभी मिन सियोंग बोलता है तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो गया है। और तभी वो अपनी पावर को वहाँ पे यूज करने लगता है और बोलता है ये जो तुम लोग का लालची इमोशन है या फिर ये बोलो कि ह्यूमंस का सबसे बेकार इमोशन है। और हम देखते वो अपने क्रोज के साथ वहाँ पे गायब हो जाता है। और सही सही बोलो तो मिन सियोंग को देख के मुझे काफी ज्यादा इताची वाली फीलिंग आई, अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हम देखते मिन सियोंग के जाने के बाद वो बंदा पूरी तरह से भूल जाता है और बोलता है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा था।
फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे सियोंग यून बोल रही होती है यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है और इस ट्रेनिंग के अंदर हमें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे कॉम्बैट सेंस और रिफ्लेक्स कितने अच्छे हैं। और तभी जियोन बोलता है कि फर्स्ट डे के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। और तभी सियोंग यून बोलती है ऐसा बच्चा जिसने 10 मिनट के अंदर मैजिक क्यूब को तोड़ दिया वो बिल्कुल भी कंप्लीट करने के लायक नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहला मौका देती हूँ, तुम्हें यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करना है। और फिर जियोन अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेता है और उसकी इस पोजीशन को देख के सियोंग यून सोच रही होती है कि ये पोजीशन पूरी तरह से मार्शल आर्ट वाली है। और जियोन काफी तेज से आगे बढ़ते उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सियोंग यून उसके पंच को पकड़ लेती है। और तभी जियोन वहां से पीछे की तरफ हट जाता है और अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगा था कि मैं कम से कम एक हिट तो लगा लूंगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि भले एक एस रैंक हीलर ही क्यों ना हो पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और तभी सियोंग यून बोलने लगती है जैसा कि तुमने बोला था कि तुम मार्शल आर्ट से थे तो तुम्हारी हैबिट्स अभी तक पूरी तरह से नहीं गई। तुमने जैसे भी आगे बढ़ते हुए मेरे ऊपर अटैक किया, एक मेज कभी भी ऐसा नहीं करता और एक मैजिशियन को हमेशा दूर से अटैक करना चाहिए। और जब तुम्हारा एनिमी वीक हो जाए तो तुम्हें वहाँ पे कॉम्बैट के अंदर उतरना चाहिए। और क्योंकि मेज का डिफेंस ऑलरेडी काफी ज्यादा लो होता है, अगर वो पहले ही अटैक करने लगेगा तो वो अपने ओपोनेंट को कभी भी नहीं हरा पाएगा। और अगर तुम्हें रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो इस बार मैं तुम्हें अटैक करके बताती हूँ। हालांकि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई सीरियस इंजरी हो जाए। और मुझे पता है तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं है, तो तुम्हारे पास जितना भी वो सब यूज कर लो। और हम देखते वो जेन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती है, लेकिन जेन उस अटैक को डॉच कर लेता है। और सियोंग यून बोलती है अब अटैक करने की बारी तुम्हारी है। और तभी हम देखते जेन अपनी ब्लिड चेन वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और एक काफी ज्यादा अटैक सियोंग यून पे करता है, लेकिन सियोंग यून काफी देर से उसके पीछे आती है और बोलती है ब्लिड चेन जो कि एक ए रैंक की स्किल है, तुम सच में यहाँ पे काफी कुछ छुपा रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्किल कितनी अच्छी है। अगर तुम स्किल का यूज करते हुए हिट नहीं कर सकते तो वो स्किल तुम्हारे लिए यूजलेस है। और वो वापिस से जियोन के ऊपर अटैक करती है और हम देखते वो अटैक जियोन को लग जाता है, जिस वजह से जियोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी सियोंग यून बोलने लगती है मुझे नहीं लगता मेरा अटैक खाने के बाद तुम वापिस से यहाँ पे उड़ पाओगे। और तभी हम देखते हैं सियोंग यून वापस जियोन के ऊपर अटैक करने वाली होती है और जियोन अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से सियोंग यून का अटैक होली है और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के सियोंग यून काफी ज्यादा शॉक होती है और सोच रही होती है इसने इतने कम टाइम में मेरी स्किल को कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको रिवर्स करके खत्म कर दिया। और सियोंग यून बोलती है तुम्हारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ। और तभी जियोन बोलता है ये बस इतना नहीं था। और वहाँ पे जमीन के अंदर से उसकी ब्लिड चेन बाहर निकलती है, उस अटैक को सियोंग यून अपने हाथ से रोकती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी कांपने लगता है और सोच रही होती है कि मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि ये पावर एक बच्चे के अंदर से निकल रही है जिसको अभी तक सही से मैजिक आता भी नहीं है। और आखिर ये बच्चा बिना मैजिक को कास्ट किए कैसे यूज कर पा रहा है। मेजेस को मैजिक यूज करने के लिए स्पेल्स को कास्ट करना पड़ता है, सिर्फ जो बहुत पावरफुल मेजेस रहते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको तो मैजिक का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आखिर ये बिना चैंट के किस तरह से मैजिक को यूज कर रहा है। और तभी सियोंग यून बोलती है जे यून तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और वो अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है और आगे बढ़ते हुए जेन को अटैक करके उसको गिरा देती है। और सियोंग यून बोलती है लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है। और जिन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तभी सियोंग यून बोलती है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे जीत जाओगे। सियोंग यून सोच रही होती है क्लोज कॉम्बैट के अंदर लड़का काफी अच्छा है, साथ ही में ये बिना देरी के मैजिक को कास्ट करता है और इसकी वो कैलकुलेशन जो कि मैजिक को इन्वर्स कर देती है वो तो काफी अच्छी है। सियोंग यून बोलती है तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल को देख के मुझे कुछ समझ में आया है और ये एक ऐसी चीज है जो कि सबके दिमाग में आती है, लेकिन कोई भी इसको ट्राई नहीं कर पाता और मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। और आज से तुम मुझे टीचर बुलाना, कांग्रेचुलेशन तुम मेरे फर्स्ट स्टूडेंट बन चुके हो। हम देखते ये सब सियोंग यून याद कर रहा होता है और वहाँ पे यूजिन उसको मैजिक क्लास के बारे में बता रही होती है कि मैजिक के अंदर 3 मेन कैटेगरी होती है जो कि होता है कॉम्बैट मैजिक, बफिंग मैजिक और हीलिंग मैजिक। और तभी जिन को बताया जाता है कि यहाँ पे आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए आपकी मैजिक एफिशिएंसी 5% बढ़ा दी जाती है। और हम देखते थोड़ी देर बाद यूजिन बोलती है जे यून तुम सच में काफी ज्यादा इंक्रेडिबल हो और मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा तुमने हमेशा मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर तुमने 1 महीने का कोर्स खत्म कर दिया। और तभी जियोन बोलता है लेकिन तुमने भी तो ये सब 3 दिन में सीख लिया था। यूजिन बोलने लगती मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे टीचर बुलाओ। और तभी यूजिन बोलती मैं तुमसे काफी पहले से मैजिक सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम काफी जल्दी मेरे बरोबर पहुंच जाओगे। और तभी जियोन बोलता है शायद इस वजह से हो सकता है कि मेरा टैलेंट मैजिक के अंदर ज्यादा है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है और वैसे ही मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना वो हेल मुझे मार डालेगी। और तभी यूजिन बोलने लगती है जब मुझे पता चला कि तुम मार्शल आर्ट को ज्वाइन करने वाले हो तो मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि आखिरकार तुम ऐसी क्लास को कैसे छोड़ सकते हो जो कि पूरी तरह से तुम्हारे लिए बनी है और तुम एक मेज, तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ये दुनिया किस तरह से काम करती है। और तभी हम देखते हैं अचानक से जियोन अपने फादर के बारे में सोचने लगता है। और तभी यूजिन बोलती है तो क्या तुम प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और तभी जियोन बोलता है मुझे एक और टीचर बाहर सिखा रही है। और जियोन सोच रहा था आखिर अभी क्या था और आखिर मैंने क्या इमेजिन किया, और मैंने वहाँ पे एक आवाज भी सुनी और मैं बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाया। और तभी जियोन को हेल्प की याद आती है और सोचता है मुझे लगता है मैं किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, मुझे अपनी लाइफ को बचाने के लिए सिर्फ 2 महीने मिले हैं। और मुझे याद है फ्यूचर के अंदर की मेडिसिन थी जो कि मैजिशियन की काफी ज्यादा हेल्प करती थी, अगर वो मुझे कैसे भी मिल सके तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हमें लोटस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुंगजे ओपा सबको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं नए बच्चे काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। और डायरेक्ट आखिर आप क्या सोच रही हैं, कहीं आप जियोन के बारे में तो नहीं सोच रही। और तभी सियोंग यून बोलती है सुंगजे ओपा मैं आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकती। और तभी सुंगजे ओपा बोलते हैं
आपको पता है ना कि बहुत सारे रेडर्स ने ट्राई किया लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और तभी सियोंग बोलती है, लेकिन आपने जियोन को देखा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका टैलेंट आज तक के सारे रेडर से काफी ज्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है मैजिक के फील्ड में एक और एस रैंक ऐड होने वाला है और अभी तक कोरिया के अंदर मैजिक फील्ड में सिर्फ अकेली मैं एस रैंक हूँ। और जितना ज्यादा टैलेंट जियोन के पास है वो मैजिक की फील्ड को काफी आगे तक लेके जाएगा। और फिर हम देखते सीन चेंज होता है। हमें वहाँ पे एक एलेक्सिर के बारे में बताया जाता है जो कि किसी भी मेज की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उसी एलेक्सिर को हमारा जिन बनने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन लगातार 3 बार ट्राई करने के बावजूद उससे वो एलेक्सिर नहीं बन रहा होता और वो बोलता है इस तरीके से मैं सारे इंग्रेडिएंट खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी मुझसे वो नहीं बनने वाला। और अभी नवंबर 2020 चल रहा है। इस रेसिपी के बारे में यहाँ पे कोई भी नहीं जानता क्योंकि इस रेसिपी को आज से 5 साल बाद डिस्कवर किया जाएगा और फ्यूचर के अंदर इस रेसिपी को एक एल्केमिस्ट फ्री में पब्लिश करेगा क्योंकि इसका मानना था कि ये एलेक्सिर काफी सारे रेडर की हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे आइटम्स को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जाके उस एल्केमिस्ट से मिलना होगा जिसका नाम है ली जैसेंग। और अगर मुझे उससे एलेक्सी बनाने की रेसिपी नहीं भी मिली तो भी उससे कनेक्शन बनाने में काफी ज्यादा फायदा होगा। और मुझे लगता है शायद वो मिल्स अकेडमी के अंदर मेरा सीनियर है तो मुझे अब फटाफट से मिल्स अकेडमी के लिए निकलना चाहिए। फिर हम देखते थोड़ी देर बाद जब जियोन की मॉम घर आती है तो किचन की हालत देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती हैं कि लगता है यहाँ पे कोई चोर आया था और जब उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो वो यहाँ पे किचन को बर्बाद करके चला गया। और फिर हमें बताया था कि जब से वर्ल्ड ट्री ड्रेसिल अपीयर हुआ है उसके बाद काफी सारे डीमंस बाहर आए और उस वक्त सिर्फ कुछ ही लोग थे जो कि अपना नाम काफी जल्दी बना पाए थे और उन्हीं में से एक था क्विक ब्लेड ली जायसिन। और जैसे कोरिया का फर्स्ट एस रैंक रेडर वहां से गायब हो गया तो उसकी जगह जिसने ली वो था ली जायसिन और ली जायसिन का यंगेस्ट सन है ली जायसेंग। और हम देखते जियो ने काउंटर पे आया होता है, बोलता है मुझे डायगो जाने के लिए एक पोर्टल चाहिए। जियो अपने मन में सोच रहा होता है डायगो सिटी के अंदर अभी काफी ज्यादा हालत खराब है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे डीमंस ने अटैक किया है और वहाँ पे भी जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं। और तभी वो काउंटर वाली लड़की बोलती है क्या तुम मिल्स अकेडमी के स्टूडेंट हो? जियोन बोलता है नहीं मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ पर मैं बहुत ही जल्दी एक स्टूडेंट बनने वाला हूँ। और जियोन अपने मन में सोच रहा होता है इस मिल्स अकेडमी से मेरी काफी सारी मेमोरी जुड़ी हुई है लेकिन मुझे लगता है मुझे फटाफट से अकेडमी चले जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं। फिर हम देखते हैं जियोन वहाँ पे टेम्परेरी आईडी के साथ आ गया होता है और बोलता है मुझे आखिर जायसिंग मिलेगा कहाँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जायसिंग भी मार्शल आर्ट क्लास के अंदर है लेकिन उसे फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मुझे लगता है शायद वो लेक्चर हॉल के अंदर होगा। और तभी वहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें उन्हें फाइट करने से नहीं रोकना चाहिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है वो दूसरा बंदा एक बेवकूफ है फिर उसकी हेल्प करने के लिए हम फालतू पंगे क्यों ले। और तभी जेयून उन दोनों को धक्का मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है और मन में सोच रहा था इन बंदों के अंदर बिल्कुल भी जिगर नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जैसे वो गेट के पास जाता है तो उससे एक बंदा टकराता है जो कि होता है ली जायसेंग और उसको एक बंदा मार रहा होता है जो कि बोलता है हे लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेन तो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार जायसेंग मुझे मिल ही गया। और तभी जेन उससे बोलता है ब्रदर क्या आप ठीक हैं। और तभी वो बुली वाला बंदा जेन के कंधे पे हाथ रखता है बोलता है क्या तुम इस गधे के छोटे भाई हो? मुझे नहीं पता कि इस गधे का कोई छोटा भाई है, वैसे भी तुम दोनों बिल्कुल सेम नहीं दिखते। और ये लड़का बिल्कुल भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता। मुझे तो लगा था शायद डीमंस ने इसकी फैमिली को मार दिया लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी मार नहीं खानी तो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी जेन उसका हाथ झटक देता है और वो बोलता है ब्रदर क्या आप चल सकते हो? मुझे लगता है एक बार आपको नर्स को दिखा लेना चाहिए। और हम देखते हैं इस बात से उस बुली वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कमीने क्या तो समझ में नहीं आ रहा, लगता है तू यहाँ पे मरना चाहता है। और जेन बोलता है आज ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है और मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने जो जो मैजिक यूजिन और सियोंग्यून से सीखा था उन सबको विजुअलाइज कर रहा होता है। बोलता है आज मैंने पहले से काफी ज्यादा सीख लिया फिर भी ये बंदा मुझे परेशान करने के लिए आ गया। और तभी वो होली एरो वाली स्किल को एक्टिवेट करके उस बंदे पे अटैक करता है। और ये देख के ली जैसेंग सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के ने बिना चैंटिंग के मैजिक को यूज कैसे किया। और वहाँ के सारे बच्चे इसी बारे में बात करने लगते हैं और बोलते होली एयर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है और उसको इसने बिना मैजिक को कास्ट के यूज कर लिया। और मुझे तो लगता है वो दूसरा वाला बंदा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बस अपने से कमजोरों में पावर दिखाता है। और हम देखते हैं वो बुली वाला बंदा सोच रहा होता है अगर इसी तरह चलता रहा तो जो भी इज्जत मैंने कमाई थी वो सब खत्म हो जाएगी, मुझे इस बंदे को यहाँ पे खत्म करना होगा। और वो अपनी स्वॉर्ड से जेन को अटैक कर देता है लेकिन जेन को याद आ रहा होता है कि सियोंग ने उसको बोला था तुम्हें अपनी बॉडी के आसपास एक फोर्स फील्ड को बनाना होगा जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। और उसी फोर्स फील्ड का यूज सियोंग ने भी किया था जब उसको जेन की ब्लीड चेन से बचना था। और जेन अपनी माना फोर्स फील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से फोर्स फील्ड से टकरा के उस बंदे की स्वॉर्ड वहीं पे गिर जाती है और जेन उस बंदे का मुंह पकड़ लेता है और फिर होली एरे को शूट कर देता है जिस वजह से वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। और ली जैसिंग सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन। और जब जेयून ली जैसिंग की तरफ देखता है तो ली जैसिंग की पूरी से फट जाती है। और तभी जेयून बोलता है इस बंदे का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया या फिर इसका चेहरा पहले से खराब था। और वो अपने पास से एक पोशन को बाहर निकालता है जो कि लोटस गिल्ड वालों ने उसको दिया था और वो इसका यूज जैसिंग और उस बंदे पे कर देता है। और तभी जेयून बोलता है मुझे नहीं पता ये पोशन किसने बनाया है लेकिन ये पोशन काफी अच्छी तरह से काम करता है। और जैसिंग मुझे लगता है हमें नर्स के पास चलना चाहिए। और हम देखते ली जैसिंग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।
はい